नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है वो हम इस टॉपिक के अंदर समझेंगे। तो सेंटर ऑफ मास है क्या, तो इसको हम समझते हैं। जो सेंटर ऑफ मास है ये हमें क्या हेल्प करता है। अगर मान लीजिए ओवरऑल मोशन आपको किसी भी बॉडी का निकालना है, किसी भी सिस्टम का निकालना है या सिस्टम ऑफ बॉडीज है उनका निकालना है, तो उन सारी चीजों को या एक सिस्टम को या सिस्टम ऑफ बॉडीज हैं आपके पास अलग अलग तरह के, यानी कि सिस्टम है जिसको आप एक कंबाइन ले रहे हैं, उसको आप रिप्लेस कर दें अगर एक इक्विवेलेंट सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट से। इसको चलिए समझते हैं कि मान लीजिए आपके पास जो है इस तरह से ढेर सारे पार्टिकल है, कोई सिस्टम है और ढेर सारे पार्टिकल का वो बना है। अब इस सारे सिस्टम को अगर आप एक पॉइंट से रिप्लेस कर दें, मान लीजिए ये जो पॉइंट है इसके सिंगल इक्विवेलेंट इसको ले लें। अब या कहें कि इसी के अंदर कहीं पे आप सेंटर में मान लीजिए कोई इस तरह से एक पॉइंट ले लें जहां पे आप माने कि जितने भी सारे पार्टिकल हैं उन सब का मास जो है, अगर टोटल मास अगर हम इस बॉडी का देखें, इस सिस्टम का देखें, तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड है इस पॉइंट पर। तो यानी कि पूरी आपने बॉडी को जिसके अंदर बहुत ढेर सारे पार्टिकल थे सिर्फ एक इक्विवेलेंट पॉइंट के बराबर मान लिया। तो ये कहना चाहते हैं हम कि हमें क्या करना है, पूरे सिस्टम को एक इक्विवेलेंट सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट के रूप में मान लेना है, उसको रिप्लेस कर देना है सिर्फ एक इक्विवेलेंट सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट के साथ। तो सेंटर ऑफ मास जो है बॉडी का या सिस्टम ऑफ बॉडी का, तो एज ए पॉइंट जो है हम बात करते हैं एज ए पॉइंट उसकी जिस पर जो है पूरा का पूरा मास जो है बॉडी का वो कंसंट्रेट है। तो ये जो है ये सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है कि हम वहीं पर जो है उसी पॉइंट पर पूरी बॉडी का मास जो है हम मानते हैं कि वो वहीं पर कंसंट्रेट होता है। ये सिर्फ एक पॉइंट होता है और अपनी सुविधा के लिए जो है इसको ऐसा माना जाता है ताकि हम आसानी से अपनी कैलकुलेशन को, अपनी एक्सपेरिमेंटेशन या ऑब्जर्वेशन है वो ले सकें। तो लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि जो टोटल मास सिस्टम है वो एक्चुअली प्रेजेंट हो सेंटर ऑफ मास पे। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि कुछ जो हमारा सेंटर ऑफ मास है उसके ऊपर कुछ मास होता है या फिर बिल्कुल भी नहीं होता। तो ऐसा भी होता है कुछ केसेस में, ये जरूरी नहीं है। तो ये तो सिर्फ हम एक पॉइंट के जो हम मान रहे हैं कि एंटायर मास वहां कंसंट्रेट है और अपनी सुविधा के लिए मान रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट है क्या। चलिए इसको समझते हैं। जो सेंटर ऑफ मास है टू पार्टिकल सिस्टम के लिए इसको समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक टू पार्टिकल सिस्टम लेते हैं। तो एक सिस्टम हमने लिया जिसके अंदर टू पार्टिकल्स हैं। अब मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जो है ये जेड एक्सिस है। तो हम ये तीन एक्सिस ले लेते हैं। ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस और ये है हमारा जेड एक्सिस। अब यहाँ पे हम दो पार्टिकल ले लेते हैं। एक जो पार्टिकल है वो ए पार्टिकल है, एक जो पार्टिकल है वो बी पार्टिकल है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो ये m1 मास है और ये m2 मास है। ए पार्टिकल का मास m1, बी का m2। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो इसके ऊपर जो है एक्सटर्नल फोर्स मान लीजिए एक्ट कर रही है वो F1 है और इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है वो F2 है। तो इस तरह से मान लेते हैं। अब जो ए के ऊपर ए पार्टिकल पे बी के कारण फोर्स लग रही है तो वो हम मान लेते हैं, और जो बी पर जो है ए के कारण फोर्स लग रही है वो हम मान लेते हैं। यानी कि जो इसके पास फोर्स है, एक तो इसके ऊपर जो लग रही है F12, F12 का क्या मतलब है, जो इंटरनल फोर्स है M1 पर M2 की वजह से, इस मास की वजह से, और F21 मान लेते हैं जो इसके ऊपर फोर्स है M1 की वजह से। तो ये सारी टर्म आपको याद रखनी है। तो ये आपने देख लिया, सारी चीजें देख ली। अब ये मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है और इससे जो इसका यहाँ तक का अगर हम पोजीशन देखें तो रिलेटिव पोजीशन देखें तो इसकी वो कितनी है, वो हम मान लेते हैं कि ये R1 है। इसी तरह से इसी ओरिजिन से इस B तक की अगर हम रिलेटिव पोजीशन देखें तो वो हम मान लेते हैं कि ये R2 है। अब जो है ये दो पार्टिकल सिस्टम है तो ए और बी को हम एक लाइन ज्वाइन करेंगे और वहां पर मान लेते हैं बिल्कुल सेंटर में इसके एक पॉइंट आता है सी। तो मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट आता है सी जहां पर हम मानते हैं कि पूरा जो इन दोनों पार्टिकल का मास है यहाँ पर कंसंट्रेटेड है, जो कि लाइन ज्वाइन कर रही है ए और बी को, और ओ से सी तक का जो इसका पोजीशन अगर हम देखें तो वो हम मान लेते हैं कैपिटल आर है। तो ये क्या है, हमारा कैपिटल आर है। तो जो कि हमारा हमने ये लिया ओ से सी तक का रिलेटिव पोजीशन इसकी, ये आर ले ली।
अब यहाँ पे देखिए OA जो है R1 के बराबर है, OP हमारा OB R2 के बराबर है, OC हमारा R के बराबर है। ये सारी चीजें हमारी क्लियर हैं। अब अगर हम इस R को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो अगर हम इस R को कैलकुलेट करना चाहें तो हमें क्या क्या चीजें पहले मान लेनी है। तो V1 जो है वो है हमारी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A। तो V1 जो है वो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल A है। V1 हमारी जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होती है, जो हमारा डिस्टेंस है और टाइम है, यानी कि रिलेटिव पोजीशन बाय dt। तो यहाँ पे ये R1 था तो dr1 बाय dt हो जाएगी। तो ये हो जाएगी हमारी V1 क्या हो जाएगी, dr1 बाय dt। इसी तरह से अगर हम बात करें V2 वेलोसिटी की, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल B, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी V2, और ये कितने के बराबर हो जाएगी हमारी dr2 बाय dt। तो ये V1 इसके बराबर आ गई V2 dr2 बाय dt, यानी कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल B तो dr2 बाय dt, यानी कि स्मॉल जो हमने लिया है ये, तो dr2 बाय dt हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। उसके अलावा जो m1 है वो मास है जो पार्टिकल A का, इसी तरह से जो m2 है वो मास है पार्टिकल B का, और जो F1 है वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन पार्टिकल ऑफ मास F1 m1 जो इस पे हमने अप्लाई की है, और F2 जो है इस पे अप्लाई की है, यानी कि मास m2 पे हमने अप्लाई की है। F12 क्या है, जो कि हमने ये देखी थी इंटरनल फोर्स है, ये तो एक्सटर्नल फोर्सेस है जो हमने अप्लाई की हैं, ये इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स यानी कि जो m1 पे m2 के कारण लगेगी और m2 पर m1 के कारण लगेगी, ये इंटरनल फोर्स है। तो F12 है इंटरनल फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2, और F21 है इंटरनल फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1। अब ये दोनों इंटरनल फोर्सेस है, ये म्यूचुअल होती हैं। म्यूचुअल यानी कि अगर F12 को हम देखें तो इक्वल एंड अपोजिट होगी वो माइनस F21 के, ये आपस में कैंसल आउट हो जाती हैं। तो ये हमें ये भी ध्यान रखना है, सारी चीजें ध्यान रखनी है, तभी हम इसको सोल्व कर पाएंगे। अब जो लीनियर मोमेंटम है जो पार्टिकल m1 का, तो वो लीनियर मोमेंटम हमारा क्या होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, लीनियर मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं तो p1 आ जाएगा, क्योंकि पार्टिकल m1 का हम जिसका मास है वो ले रहे हैं। तो p1 क्या आ जाएगा, m1 v1, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारा m1 का जो मास m1 है उसका लीनियर मोमेंटम। और अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम dp1 बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ, यही है रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है रेट ऑफ चेंज हो रहा है लीनियर मोमेंटम का। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है इस पार्टिकल का वो इक्वल किसके बराबर होगा, अगर हम इस पार्टिकल की बात करते हैं m1 जिसका मास है इसका, तो किसके बराबर होगा, जितनी भी इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी, इस m1 के ऊपर जितनी फोर्स एक्ट करेगी, इस पे कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, एक तो एक्सटर्नल फोर्स और जो एक इंटरनल फोर्स है, यानी कि एक एक्सटर्नल फोर्स और एक m2 के कारण जो इस पर लग रही है F12, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, F1 प्लस F12। तो F1 प्लस F12 के ये बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगा। और P1 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें, P1 की वैल्यू क्या है हमारी m1 v1 है, तो अगर हम P1 की वैल्यू को यहाँ पे रख दें तो ये हो गया हमारा F1 प्लस F12, तो ये इसके बराबर आ गया। ये भी इक्वेशन आपके समझ आ गई होगी। इसी तरह से ये तो हमने जो लिया A पार्टिकल के लिए लिया, अभी जो B पार्टिकल के लिए सेम इक्वेशन अगर हम निकालें तो मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेम इक्वेशन जो है B पार्टिकल के लिए निकालें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m2v2 आ जाएगा, और इक्वल टू ये क्या आ जाएगा यहाँ पे F2 प्लस F21 आ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है एक्सटर्नल फोर्स कितनी लग रही थी जो हमने पीछे देखी F2, और इंटरनल फोर्स कितनी है इसके ऊपर, इसके कारण से जो इसके ऊपर लगी है F21, तो ये आ जाएगा। ये मान लीजिए इक्वेशन सेकंड है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए, तो इसको आप ऐड कर दीजिए इस इक्वेशन को इसमें, जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे d बाई dt जो है वो कॉमन आ जाएगा, d बाई dt, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा m1 v1 प्लस जो है m2 v2 आ जाएगा, ये आ गया m1 v1 प्लस m2 v2, और यहाँ पे ये आ जाएगा f1 प्लस f2, ये आ जाएगा f1 प्लस f2, और ये जो है ये हमारी कैंसल आउट हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि हमने पीछे देखा था F12 जो है ये इक्वल एंड अपोजिट है F21 के, तो आपस में ये कैंसल आउट हो जाएंगी, ये जो दोनों फोर्सेस हैं, तो ये आ जाएगा। और F1 प्लस F2 को अगर हम टोटल एक्सटर्नल फोर्स मान लें और इसको F के बराबर रख दें
तो F जो है इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब जो M1 V1 है, अब V1 और V2 की वैल्यू हमें पुट करनी है। V1 और V2 की वैल्यू कितनी है जो हम पहले निकाल चुके हैं, यानी कि M1 V1 की वैल्यू थी हमारे पास dr1/dt, यही थी, तो ये वैल्यू पुट कर देनी है। इसी तरह से जो M2 है, अब इसको ब्रैकेट में रखिएगा, M2 जो है V2 की वैल्यू पुट कर देनी है, यानी कि dr2/dt, तो ये जो है ये वैल्यू पुट कर देनी है। हमने V1 और V2 की वैल्यू पुट कर दी और इक्वल टू F1 प्लस F2 को क्या रख दिया था, F के बराबर रख दिया था। अब ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे d/dt को जो अगर आप कॉमन निकाल लें और उसको बाहर ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, d2/dt2, और अंदर क्या आ जाएगा, d/dt आपने कॉमन निकाल लिया, उसको बाहर ले लिया तो M1 R1, तो यहाँ पे ये क्या आ गया, तो ये आ गया M1 R1, ये आ गया प्लस ये क्या आ गया हमारा M2 R2, ये आ गया। तो इस तरह से आ जाएगा और इक्वल टू ये किसके बराबर आ गया, F के बराबर आ गया ये, यानी कि d/dt जो है यहाँ से कॉमन लिया, d/dt यहाँ से कॉमन लिया और आपने जो है इसको बाहर ले लिया, d2/dt2 आ गया, M1 R1 बच गया, M2 R2 बच गया और ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। तो ये जो है आपने ये इक्वेशन बन जाती है। अब अगर इसी इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे M1 प्लस M2 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें और M1 प्लस M2 से ही अगर हम इसको डिवाइड कर दें, तो M1 प्लस M2 से मल्टीप्लाई M1 प्लस M2 से डिवाइड कर दें, तो ये इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जो है हमारी एक इक्वेशन बन जाती है। अगर मान लीजिए आप इसके इक्वेशन को नाम दे देते हैं, 3 नाम दे दीजिए, 3, ये आ गई। अब देखिए अगर हम ये तो हमने M1 और M2 यानी कि इन दोनों पार्टिकल के लिए निकाली, जैसा कि हमने बात की कि हमने पहले ही इक्वेशन ली, दूसरी ली, अलग अलग पार्टिकल के मास के लिए M1 और M2 के लिए। अगर हम इस C पॉइंट की बात करें तो अगर हम माने कि टोटल जो मास है यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, अब मान लीजिए आप वो कैपिटल M है, जो टोटल मास यहाँ पे कंसंट्रेटेड है C के ऊपर, और इसका जो पोजीशन है वो R है, जो इसकी रिलेटिव पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर है, ये R है। तो इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को आप कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि ये आई है इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन आप किस तरह से लिख सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, M1 प्लस M2, इसके लिए लिख रहे हैं अब इस C पॉइंट के लिए, तो यहां तक तो आपने लिख लिया। अब M1 प्लस M2 इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आ जाएगी हमारी d2/dt2, ये आ गई। और इसकी जगह जो है आप क्या लिखेंगे, यानी कि M1 R1 था, M2 R2 था, डिवाइड बाय M1 प्लस M2 था, यानी कि M1 के साथ उसकी रिलेटिव पोजीशन, M2 के साथ उसकी रिलेटिव पोजीशन, M1 के साथ ये क्या थी, इसकी रिलेटिव पोजीशन, M2 के साथ क्या थी, जो ओरिजिन से इसकी रिलेटिव पोजीशन है, यही थी। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे पूरा सेंटर ऑफ मास पे यहाँ पे मान लेते हैं इंटायर मास कंसंट्रेट है, तो यहाँ पे M है, तो टोटल मास तो हो जाएगा हमारा M और उसके साथ रिलेटिव पोजीशन क्या है, R, तो ये आप लिख लेंगे, ठीक है। और डिवाइड बाय किससे होगा, अब ये जो है डिवाइड बाय यहाँ पे किससे होगा, M1 प्लस M2, यानी कि ये जो टोटल मास है M से ही डिवाइड होगा, क्योंकि हम तो टोटल मास यहीं पे कंसंट्रेट हुआ मान रहे हैं, यानी कि आप इसको कैंसल आउट कर सकते हैं और सिर्फ जो है R को लिख सकते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे सिर्फ जो है R है, क्यों आया है, क्योंकि टोटल मास कंसंट्रेट हमने M माना है, यानी कि रिलेटिव पोजीशन हो गया M इंटू R, और नीचे क्या था M1 प्लस M2, तो हम मान रहे हैं कि टोटल मास यहीं पे कंसंट्रेट है, यानी कि M के बराबर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और R हो जाएगा। इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए कि ये फोर्थ इक्वेशन है, तो ये थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो R की वैल्यू है, अब ये चीज जो है, ये जो चीज है ये तो आपने ऐसे ही लिख ली, ये तो आपने ऐसे ही आ गई कंपेयर करके। अब F इक्वल टू है तो ये भी ऐसे ही आ रहा है इस तरफ, तो R की जगह क्या आया, R इक्वल टू किसके आ गया, इस चीज के आ गया, इस चीज के। तो चलिए जो है हम इसको लिखते हैं कि जो R है हमारा किसके बराबर आया है, तो R जो है वो हमारा आ जाता है, जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, M1 R1 प्लस M2 R2 इसके बराबर आ गया, और डिवाइड बाय जो है M1 प्लस M2 के बराबर आ गया, जब आपने दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया। अब यहाँ पे M1 प्लस M2 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इस R से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, M1 प्लस M2, और यहाँ पे क्या आ गया R, और यहाँ पे ये क्या आ गया M1 R1 प्लस ये क्या आ गया M2 R2, ये आ गया। तो यानी कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारी बनती है,
ये इक्वेशन हमारी बनी जो हमारी आर के लिए है, या इस तरह से आप बना लीजिए, आर के लिए और इस तरह से बना लीजिए। यानी कि जो पोजीशन वेक्टर है जो सेंटर ऑफ मास का क्या है, आर। पोजीशन वेक्टर यही था सी तक का, ओ से सी तक का पोजीशन वेक्टर, सेंटर ऑफ मास जहां पे हमने कंसंट्रेटेड माना था। तो दो पार्टिकल का जो हमारा सिस्टम था उसका जो पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास का वो आर है। वो जो है किस किस चीज का प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट है टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2 टोटल मास ऑफ द सिस्टम हो गया। और पोजीशन वेक्टर किसका है, ये जहां सेंटर ऑफ मास हमने माना है। एक बार देख लीजिए, इस तरह से था, यहाँ पे हमने सेंटर ऑफ मास माना था, यहाँ पे पार्टिकल 1 था 2 था या ए बी लगा लीजिए, यहां तक पोजीशन वेक्टर आर था और यहाँ पे ये m1 मास था, ये m2 मास था, है ना, ऐसे ही था ना, ये m2 था और टोटल मास हमने यहाँ पे कंसंट्रेट मान लिया था। तो m1 प्लस m2 आर यानी कि ये जो दोनों का प्रोडक्ट है टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2 और पोजीशन वेक्टर जहां पे हमने टोटल सेंटर ऑफ मास जो कंसंट्रेट माना है उसका दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू किसके बराबर है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मासेस विद रिस्पेक्ट टू देयर रिलेटिव पोजीशन। यानी कि m1 तक का r1 था तो इन दोनों का प्रोडक्ट m1 r1 और m2 तक का यहाँ r2 था यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इस तरह से आप जो है इसको सोल्व कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है उसका जो पोजीशन वेक्टर है उन दोनों के बीच में रिलेशन बता सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।